नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कारकिर्दी, जो अपना प्रोफेशन है, वो पत्रकारिता क्षेत्र से शुरू की। उनका करीब 37 साल का पत्रकारित्व और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने कई स्टोरीज़ कवर की, कई आर्टिकल्स लिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बहुत अच्छे ऑथर भी है और हिस्टोरियन भी है। अभी वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री उदय माहुरकर जी के साथ। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी कैफे कार्यक्रम में। उदय जी, 28 सितंबर 1962 में आपका इंदौर में जन्म हुआ। फिर आपका परिवार वडोदरा, अभी पहले बड़ौदा बोलते थे, अभी वडोदरा बोलते हैं, बड़ौदा में शिफ्ट हुआ। आपका बचपन कैसा था? आप कैसे इंदौर से बड़ौदा आए, वो बताइए। देखिए, मेरे पूर्वज जो थे वो सिंधिया जो डायनेस्टी उसके सेनापति थे, और मेरे जो मेन पूर्वज हैं भिकाजी राव, वो पानीपत की लड़ाई भी लड़े थे और टीपू सुल्तान के सामने भी लड़े थे। और उस लड़ाई के अंदर बादामी किले की लड़ाई कही जाती है 1786 की, कर्नाटक में। उसमें उनके भाई भी उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर उनके जो 3 पुत्र हैं वो ग्वालियर आ गए रहने, सिंधिया डायनेस्टी के साथ, महाजी सिंधिया के साथ जुड़े, तो हम लोग ग्वालियर में थे। फिर आज़ादी के बाद हम लोग गुजरात शिफ्ट हुए और मेरा ज़्यादातर एजुकेशन हुआ बड़ौदा के अंदर। बड़ौदा भी एक मराठा स्टेट थी। मेरी जो दादी थी, वो उनके जो काका थे वो सेनापति थे, सयाजीराव गायकवाड़ के। तो एक बेस था हमारा बड़ौदा में, तो हम लोग बड़ौदा में आ गए। और बाद में मेरा एजुकेशन हुआ MSU के अंदर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने इतिहास में मेरा ग्रेजुएशन किया, इतिहास और आर्कियोलॉजी में। पर इतिहास मेरा छोटेपन से मेरा प्रमुख विषय था। अच्छा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट का मेन विषय था इतिहास। तो इसीलिए आपने विषय पसंद किया इतिहास का। हाँ, जब आप कॉलेज में आए तब। हाँ, BA विथ हिस्ट्री की आपने। हाँ, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। लेकिन हिस्ट्री मेरा प्रमुख विषय था स्कूल के अंदर भी। मुझे याद है कि 12वीं के अंदर भी मैंने हिस्ट्री ली थी। अच्छा। और उस टाइम पे हिस्ट्री की इंग्लिश की कोई किताब ही नहीं थी, जबकि मैं पढ़ता था इंग्लिश मीडियम के अंदर। अच्छा। ठीक है ना। तो गुजराती में मैंने किताब पढ़ी, क्योंकि मेरी 10वीं के अंदर मेरा लोअर लेवल गुजराती था, सब्जेक्ट लिया था मैंने। तो मैंने 12वीं में हिस्ट्री की किताब गुजराती में पढ़ी और एग्ज़ाम दी इंग्लिश के अंदर। और फिर मेरे को अच्छे मार्क आए थे, मेरे ख्याल से 66 या 70 मार्क आए थे 100 में से। तो आपने अपने बचपन की बात की, किस तरह से आप पढ़े, और वो जाहिर सी बात है कि अपने माता पिता से तो आप प्रभावित होते ही है बच्चे। आप अपने दादी जी से भी बहुत प्रभावित हुए, तो उसका क्या रीज़न है कि कौन सी ऐसी बातें दादी जी आपसे करती थी? नहीं, मेरी दादी थोड़ी इतिहास की जानकार थी, और जो सरदार माहुरकर फैमिली का जो वैभव था भूतकाल का, उसके बारे में बात करती थी, पानीपत की लड़ाई के बारे में बात करती थी। तो ये जो एक गर्व की भावना जो मेरे में खड़ी हुई, वो इस वजह से खड़ी हुई कि उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए छोटेपन में, वो बहुत अच्छी गृहिणी भी थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, है ना। ग्वालियर का खाना विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, खास करके नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनका मेरे पे काफ़ी प्रभाव रहा, और बड़ी स्पष्ट वक्ता थी। तो कुल मिला के उनका एक प्रभाव मेरे में आपको दिखेगा। अगर तो स्पष्ट वक्ता का जो आपका गुण है वो उन्हीं से आया है। मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ, मेरे फादर भी स्पष्ट वक्ता थे, बिल्कुल। अभी बात करते हैं आपकी कॉलेज काल की। कॉलेज में तो आपने पढ़ाई की, BA विथ हिस्ट्री किया, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये सफ़र कैसे हुआ? मतलब कभी सोचा था आपने कि मैं पत्रकार नहीं, बनूंगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, ये एक एक्सीडेंट था। अच्छा। एक मेरे रिलेशन में थे नारायण साठम करके, ये फास्ट बॉलर थे, ऑलराउंडर थे। अच्छा। और इन्होंने सुनील गावस्कर की विकेट 2 बार लिए, ग्रहण गुज की लिए। और उनका एक दिन फ़ोन आया मुझे, मैं फर्स्ट ईयर BA में पढ़ता था।
कि इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है उनको बड़ौदा में स्पोर्ट्स कवर करने के लिए एक स्पोर्ट्स पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए। उसको बोलते हैं स्ट्रिंगर इंग्लिश के अंदर। इसमें आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे लेकिन अनुभव बहुत होगा। तो मैंने उसको स्वीकार लिया। उनके थ्रू ऑफर आई थी। वहाँ पे एक सनी अब्राहम करके एक यूएनए के इंचार्ज थे, बाद में ऑल इंडिया यूएनए के इंचार्ज बने। आज भी मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मुझे ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो मेरे साटम साहब थे वो मुझे उनके यहाँ लेकर उन्होंने मेरा संपर्क करवाया अहमदाबाद में इंडियन एक्सप्रेस एडिशन के साथ, और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। क्योंकि इनिशियली जो मैचेस थी, जो स्पोर्ट्स इवेंट चल रही थी वो थी रणजी ट्रॉफी। तो क्रिकेट में मेरा बहुत अच्छा रुचि थी पहले से, तो मेरा रिपोर्टिंग बड़ा अच्छा हुआ, तो उनको अच्छा लगा। मैंने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल, आई थिंक सेमीफाइनल तक मैंने कवर की हुई है एज ए स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स रिपोर्टर ही था मैं पहले। बाद में मैं शिफ्ट हुआ जनरल रिपोर्टिंग में। उसके अंदर भी एक प्रभास जोशी नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार हो गए देश के, सर्वोदयवादी थे, गांधीवादी थे। 82 के राइट्स हुए थे बड़ौदा के अंदर, तो वो आए हुए थे। मुझे आप कहाँ के रहे? आप बोले आप हिंदी बोलते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहा मैं रहने वाला, मेरा जन्म इंदौर का है, मैं एमपी का हूँ। वो खुद भी इंदौर के थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स में तो कुछ ज़्यादा है नहीं आपके लिए यहाँ पे प्रगति, आप जल्दी इसमें आ जाइए जनरल रिपोर्टिंग में। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया अहमदाबाद, एक कुट्टी करके एक थे हमारे डिप्टी कॉपी एडिटर, वो इंचार्ज में थे। उनको कहा कि भाई इनको आप जनरल रिपोर्टिंग करवाइए। वैसे मेरा शिफ्ट हुआ जी। तो फिर आपकी करियर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही। वहाँ मैंने 3.5 साल काम किया। मैंने बहुत कम उम्र में मैंने विधानसभा कवर की। जो बहुत लोग काम करते हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा वो। मैं 24 साल की उम्र में विधानसभा कवर करता था। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी शुरू कर दिया? हाँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी शुरू कर दिया। और फिर इंडिया टुडे की ऑफर है। इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू लिया। वो भी बड़ा यादगार वाक्य है मेरे लिए कि मैंने इंटरव्यू दिया और 4 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा भाई अब कोई चांस है नहीं अपना। मैं रंगअवधूत में बहुत मानता हूँ। रंगअवधूत और वासुदेवानंद सरस्वती, हाँ, बाबजी में। तो मैं छोटेपन से नारेश्वर जाता था। नारेश्वर जो नर्मदा किनारे एक जगह है। जो रंगअवधूत हैं वो दत्त संप्रदाय के भारत में जो बड़े बड़े संत हो गए उनमें उनकी गिनती होती है। तो वहाँ पे मैंने प्रार्थना नहीं की, पर मेरे मन में ये था कि अगर ये आ जाए तो मज़ा आ जाए। और मैं जैसे वहाँ से आया और रात को मुझे याद है 7:30 के आसपास में घर में एंटर हुआ और मेरी माताजी ने कहा कि आपका इंडिया टुडे में हो चुका है, आपको सिर्फ सैलरी नेगोशिएट करने के लिए दिल्ली जाना है। तो वो भी एक चमत्कार था बाप जी का। जी मावड़कर साहब, जैसे कि आपने खुद एक जर्नलिस्ट है, इतने लंबा करियर है, आपके अंडर में भी काफ़ी लोग आए, आपने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। मैंने ऐसा सुना है कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट थे लेकिन आपका जो स्वभाव है बहुत काइंड, लविंग और सपोर्टिव, जो छोटे छोटे पत्रकार या फिर बडिंग जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, आपने हमेशा सपोर्ट किया। तो ये जो आप किस तरह से देखते हैं कि आप में ये गुण आपने कहीं से सीखा या आप पहले से ही आप? देखिए, मेरे पिताजी और मैं एक सिमिलर क्वालिटी थी कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते, मगर अगर चाणक्य रीति के भागरूप भी अगर झूठ बोलना हो तो हमें लगता था कि ये ठीक नहीं है ना। और ये मेरा छोटेपन से ही रहा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो आई शुड लिव बाय दैट स्पिरिट। मुझे उस स्पिरिट को ध्यान में रख के मुझे मेरा आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से जब मेरे साथ लोग काम करने आते थे, जूनियर होते थे, वो हमेशा प्रभावित होकर जाते थे क्योंकि मैं उनको पूरा चांस देता था। एक जर्नलिज्म के अंदर एक बड़ा एक बीमारी कुछ हद तक है कि आइडियाज़ जो होते हैं लोग स्मगल कर लेते हैं। कि मेरे कलीग का आइडिया है तो मेरे नाम पे वो सजेस्ट करके पहले मैं कर दूंगा, या मेरा जूनियर का आइडिया है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरा हमेशा ये रहा कि क्रेडिट जो है वो कोई का लेने का नहीं।
ये मूल कारण है जी। जिसके वजह से कुछ लोग मुझे शायद मेरी Respect रिस्पेक्ट मिला करते होंगे। हाँ, मैंने कभी क्रेडिट लेने का, मेरा ये नेचर ही है। मैं, जैसे कि कोई ने मुझे कहा, एक बड़ी आइडिया दिया मुझे, और मैं कोई बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं कभी मेरे नाम से आइडिया देता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस आदमी ने मुझे आइडिया दिया था और मैं आपको हाँ हाँ, ये बहुत कम लोग कर जी, सकते हैं बिल्कुल, इसको। बहुत लोग इस बात को बहुत कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये रहता है कि भाई कोई देख ना रहा और चोरी ना करो। कोई कोई आपको देख नहीं रहा है और फिर भी आप चोरी नहीं करो, वही एक मापदंड है, एक पारदर्शिता का, समझे ना आप। तो जैसे कि कोई का आइडिया मैंने कहीं से ले लिया, रोड पे से कोई का, है ना, कोई का ले लिया मैंने, और वो आइडिया मैं मेरे नाम से दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। ये मेरा एक और मूल इसीलिए गुण है। आपको इसके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैं मिला, लोगों को कहता हूँ मेरे बारे मान में सम्मान। जी। कि मेरे पास 95% सही बोलने की शक्ति है। वो 5% वो कुछ कारण से ऐसा होता होगा कभी कि नहीं बोलना, मुझे मुख करना पड़े, ऐसा हो सकता होगा, लेकिन 95% सही बोलना, ये मेरा एक वो है। और इसीलिए मतलब आपके लिए ऐसा बोला जाता है कि आर्ट मैन, नॉर्मली जर्नलिज्म में आर्ट मैन हो, लेकिन आप क्राफ्ट मैन हो। आपकी जो स्टोरीज होती है वो मतलब जो होता है ना, बारीकाई से बुनना एक एक स्टोरी को, तो ये जो लिखने की, राइटिंग की स्किल आई, वो कहाँ से आई? नहीं, वो ऐसा है, वो तो मुझे क्रेडिट इंडिया टुडे को देना पड़ेगा। इंडिया टुडे में जो मुझे छूट थी यहाँ पे, जैसे कि स्टोरी क्लियर हुई, मैंने टैक्सी बुक की और निकल गया, तो मैं इंडिया टुडे की वजह से मैं गुजरात के 2000 गांव देखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ, और उनमें से ज़्यादातर गाँवों में मैंने पाँव रखा हुआ है ज़मीन पे, ऐसा नहीं कि पास हुआ, समझा आप। तो उससे मेरी सब फैकल्टी, एक मेरे पास एक पारदर्शिता का एक वो तो था ही गुण, साथ में इस टाइप की माहौल मिला मुझे, तो उसकी वजह से मेरी सब फैकल्टीज डेवलप हो गई एज ए पत्रकार। ठीक है। लिखना तो अच्छा था ही मेरा पहले से, फील्ड वर्क आप ज़्यादा और मैंने करते थे, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के रिपोर्टेड बावजूद अक्रॉस द एरियाज। आप फील्ड में ही जाते थे, ऐसा नहीं कि वेबसाइट से ले ली या मेरे जीवन में मैंने 2 या 4 स्टोरी ऐसी की होगी जो घर बैठे की होगी मेरे जीवन में, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज में। वो भी कुछ कारण होगा, मैं बीमार होऊंगा या कुछ हो गया होगा, बाकी मैंने आज तक स्टोरी घर बैठे नहीं की। आप काफ़ी एक पेज की भी स्टोरी होती थी। अच्छा। हाँ, एक ऑफ ट्रैक आता था, अऊ नऊ। हाँ, एक आता था ऑफ ट्रैक, इंडिया टुडे का कॉलम रहा सालों साल तक, उसमें स्पेशल टाइप की स्टोरी। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरा है। अच्छा। एक पेज आता था, जैसे आप खोलोगे तो पहला आर्टिकल अऊ नऊ होता था, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलूँगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसको ऑफ ट्रैक बोलते हैं। तो ऑफ ट्रैक के लिए भी मैं हमेशा जाता था। उसका कारण ये था कि मुझे कल्चर, हिस्ट्री में बड़ी रुचि थी। जैसे कि मुझे कहीं अपने पालनपुर के कोई दूर दराज के गांव में मुझे जाने का मौका मिला, कुछ स्टोरी का, मुझे लगता था कि वो गांव में जाऊंगा तो नए लोगों को मिलूंगा, उनका कल्चर जानूंगा, है ना। इसकी वजह से मेरे पास कल्चरल हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त नॉलेज है। हाँ, मतलब मैं गुजरात की बात करें, गुजरात नहीं, अब तो मैं भारत की बात कर सकता हूँ कि मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता है कई चीज़ें कल्चरली जो एक आइडेंटिफाई करती है एरियाज़ को, उसका भी अच्छा ज्ञान है मुझे। आपने बोला कि मैं क्रेडिट अगर किसी का है तो मैं उसको देता हूँ। एक वाक्य आपको मैं बताना चाहूँगा। आकाशवाणी, आप ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पे काफ़ी दारोमदार रखते हैं और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। एक ऐसा वो कंडला पोर्ट वाला था जब आपने एक आकाशवाणी का जिक्र भी किया था। ये कच्छ के अंदर हम लोग एक जो ये क्या बोलते हैं, फ्लेमिंगो सिटी में एक स्टोरी करने गए थे, मैं और मेरे फोटोग्राफर जो अब नहीं रहे हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, शैलेश रावल, हम दोनों गए थे। तो हम लोग रण में गए, रण में पानी था करीबन इतना, है ना, और हमारी बोट फंस गई और बहुत ख़राब हालत हो गई हमारी। मतलब ऐसा हो गया कि हमको आते जाने में करीबन 24 घंटे हो गए, 21 घंटे, 30 घंटे तक हम सिर्फ पानी पे थे या कुछ थोड़ा बहुत होगा हमारे पास होगा। तो उस टाइम पे हमने इसका मेरे ख्याल से उपयोग किया था मैंने। फ़ोन कहीं से लग गया, वो वहाँ फ़ोन लगता नहीं, लेकिन वो लग गया कहीं, बिल्कुल, तो फिर हमने काफ़ी हेल्पफुल रहा, वो हेल्पफुल रहा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी आपकी जर्नी जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट आपने की, अभी ऑथर के बारे में आते हैं। उदय माहूरकर जी एज एन ऑथर, तो ये
जर्नलिस्ट नॉर्मली होते हैं, कॉलम लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, वो है ऑथर बनना बहुत कम लोग होते हैं जो ऑथर बनते हैं। असल में बड़े बड़े पत्रकार ऐसे हैं जो ऑथर नहीं बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही जानना आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा था कि एक योग था। मेरे एक दोस्त हैं जो भारत के बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं अच्छा। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उन्हें 2007 में मेरी पत्रिका देखी थी और ये कहा था कि 50 साल की उम्र में आप लेखक बनोगे। अच्छा। और 50 साल मेरे पूरे हुए और पेंगुइन की एक पब्लिशर है, बड़ी फेमस है, मिली ऐश्वर्य, मेरी 2 किताबें उन्होंने पब्लिश की हैं। वो मुझे ढूंढती हुई आई दिल्ली से कि आपको श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य शासन पे आपको एक किताब लिखनी, गवर्नेंस पे। अच्छा, ये दौर कब का है? ये बात है 2013 के सेकंड हाफ के बाद की बात है। मतलब जब नरेंद्र भाई का कैंपेनिंग शुरू हो चुका था, समझा? तो क्योंकि नरेंद्र भाई का रिपोर्टिंग था तो मैं तो मुझे ये माना जाता है कि भाई नरेंद्र भाई की जो उनकी जो पूरी कार्यकिर्दी है आपने बारीकाई से देखा है? हाँ, मतलब ज्ञान रखता हूँ। तो हर स्टोरी के अंदर, हालांकि मैं था अहमदाबाद में इंडिया टुडे कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन मुझे हर एक कवर स्टोरी में मुझे साथ में लिया जाता था। तो मैंने जो मिली ऐश्वर्या आई जो पब्लिशर, उनको कहा, मैंने कहा भाई ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा ये किताब। मैंने कहा मैंने कभी किताब की नहीं है, पहली बात है ना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप करो, ये बहुत अच्छी तरह आप कर पाओगे। चलो मैं 2 दिन आपका रास्ता देखती हूँ। कहीं वो रात को मेरी धर्मपत्नी सो गए, सुबह उठे तो सुबह मेरी वाइफ ने कहा कि 2007 में रवि राव जो हैं मेरे वास्तुशास्त्री दोस्त और एस्ट्रोलॉजर है ना, उन्होंने कहा था कि आप 50 साल की उम्र में आप किताब, और 50 साल आपके हो चुके हैं, तो अब क्या करें। और फिर मैंने उनको हाँ बोला। तो आपने 3 किताबें लिख दी? हाँ, नहीं फिर तो क्या हुआ कि पहली किताब लिखी तो उससे दूसरी ऑफर आई मेरे पास। अच्छा। तो और पहली किताब बहुत अच्छी लिखी गई थी मेरे ख्याल से। मेरी जो 2 किताबें हैं, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर के 13 साल के कार्यकाल पे, और मार्चिंग द विलेन उनके 3 साल के कार्यकाल पे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो अभी भी लैंडमार्क बुक है दोनों। क्योंकि उसके अंदर जो उनका जो कोर गवर्नेंस है और उनका जो एक, देखिए कई चीज़ें लिखने को अब तो इतने सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनका कोर क्या है? जो किताब है उसमें से मार्चिंग विद अ बिलियन की हम बात करते हैं, एक किताब पे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसमें आपको ऐसे 5 मुद्दे अगर इन जिस्ट बताने हो कि बड़ी बड़ी बातें, तो उसमें क्या थी? नहीं, उस टाइम पे देखिए एक मैंने 5 चीज़ें बताता हूँ मैं उसमें, जो 5 मुद्दे हैं उनके। एक तो है गरीबी निवारण, गरीबी, पॉवर्टी एलिमिनेशन रिमेन्स इंडियाज गोल इवन नाउ। पॉवर्टी लेवल्स कम हुए होंगे पर पॉवर्टी के हमारी लड़ाई चालू है। तो मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी का ये मॉडल है, सब में सक्षम मॉडल है गरीबी निवारण के लिए। एक दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता। वो भी मैंने कहा उसमें कि ये हाईएस्ट लेवल की है भारत के अंदर। ऑफिसर की पोस्टिंग बोले, प्रोक्योरमेंट के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तीसरा था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। चौथा था इनोवेशन मुद्दा उसके अंदर। और 5वां था गर्व की भावना जो हर एक भारतीय में होती है, उसको कैसे बाहर निकालना, गर्व की भावना का उपयोग करके उसकी शक्तियां बाहर निकालना और उस शक्ति को विकास यात्रा के साथ जोड़ देना। नरेंद्र मोदी जी का अगर आप एक विश्लेषण करते होंगे गवर्नेंस का, तो उसका कोर मुद्दा ये है कि हर एक भारतीय के अंदर शक्ति पड़ी हुई है ना, और हर एक भारतीय के अंदर 2 टाइप की गर्व की भावना है। एक है देश के लिए और दूसरी है खुद की क्षमताओं के लिए। जैसे एक चाय वाला है ना, तो वो सोचेगा कि जो बगल के चाय वाले हैं, जो मेरे बगल में, उनसे अच्छी चाय मैं ज़्यादा बनाता हूँ, या मेरे जो ग्राहक आते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये गर्व की भावना है, ठीक है। तो इन दोनों भावनाओं को अपील करके, उन भावनाओं को अपील करके आदमी में पड़ी हुई जो शक्ति है उसको बाहर निकाल के विकास यात्रा के साथ जोड़ देना, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉडल का मेन कोर है इसका ये। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी जो किताब है सेंटर स्टेज,
हाँ, उसके पहले वाली। हाँ, उसके पहले वाली, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन उसमें कई चीज़ें थी कि उनका, जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, वो एक उसमें चैप्टर था, है ना। फिर जैसे कि कांकरिया लेक, तो कांकरिया लेक तो थे ही पहले से, पर वो कोई एक वो देख के आए लेक फ्रंट कहीं यूरोप में, और आके उन्होंने, जो कमिश्नर थे हमारे उस टाइम के, श्री आई पी गौतम, उनको बुलाया और कहा कि मुझे एक यहाँ पे अच्छा लेक फ्रंट चाहिए, लेकिन भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रख के। तो उन्होंने रिसर्च किया, एक टीम भेजी, तो टीम ने निर्णय किया जकार्ता का जो रिवर फ्रंट है वो हमारे लिए सब में उपयोगी है, अगर हमें यहाँ रिवर फ्रंट बनाना है तो जकार्ता मॉडल को इन्होंने पकड़ा, है ना। और उसका, और वो भी इंक्लूसिव मॉडल है। आप देखिए कि नरेंद्र भाई का, आप वो समझिए, उनका जो कुछ उन्होंने सब्सिडी कहीं दी होंगी, ऐसा नहीं है ना, लेकिन फ्री बी कल्चर के विरोधी हैं, जो आज वो कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर से दूर रहो, तो मैं उसको प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, क्योंकि उनकी गवर्नेंस का मैं 20 साल से सब में लॉन्गेस्ट ऑब्जर्वर हूँ, समझे ना। तो मैं देख सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जो फ्री बी कल्चर है ना, उसके अगेंस्ट में उन्होंने किस तरीके से एक जद्दोजहद की। जैसे कि कांकरिया लेक के अंदर 200 वेंडर्स थे रेकड़ी वाले, है ना, उनको ये कहा गया कि आप 3 महीने की हमको ट्रेनिंग देंगे, आप हाइजेनिक खाना बनाइए। 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग दी होगी उनको। फिर उनको कहा कि हम तुमको अंदर जगह देंगे नए रिवर फ्रंट के अंदर, तुमको 1 लाख रुपए देने होंगे। तो एक तरीके से एक छोटी सी म्यूटिनी हो गई कि भाई हम 1 लाख रुपए क्यों दें, भाई 1 लाख के बगैर तुमको हम जगह नहीं देंगे। ये दूसरा, तो हम तुमको गारंटी देते कि 1 लाख तुम अगर के बाद तुम्हारे पास हम लेंगे तो तुम उसके सामने खूब कमाओगे, क्योंकि यहाँ लोग आएंगे, है ना। 1 लाख रुपए भरे सबने, है ना, हैप्पी नहीं थे। तो आज वही लोग, वही जो वहाँ पे जो आज ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले वहाँ थे। दूसरा, जब 2004 के अंदर गुजरात के जो किसान हैं उन्होंने एजिटेशन शुरू किया सरकार के सामने कि भाई टैरिफ कम करिए, पावर टैरिफ, जो ऊर्जा का उपयोग होता है पानी को ड्रॉ करने के लिए, ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए, उसके अंदर टैरिफ ज़्यादा है, इसको कम करिए। तो उनसे एक डायलॉग शुरू किया माननीय नरेंद्र भाई ने, और उनको ये कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम टैरिफ नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम पानी है। अगर तुम्हें पानी ला के देता हूँ तो तुमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो सुजलाम सुफलाम जो कैनाल बनी है, अनलाइंड कैनाल, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनी हुई है। वो जो फार्मर्स ज़्यादातर थे उत्तर गुजरात के, है ना, तो ये अनलाइंड कैनाल है, अर्धन कैनाल है। उसका पूरा जो आइडिया ये है कि इसमें अगर एक तो ये पानी आएगा अपने डायरेक्ट वाटर, जो बरसाती पानी है ना, दूसरा जो कडाना का जो ओवरफ्लो होगा वो इसमें आएगा, है ना, और दोनों साइड में वाटर लेवल ऊपर जाएगा। और वाटर लेवल ऊपर गया, दोनों साइड कम 4-4, 5-5 किलोमीटर ऊपर गया वाटर लेवल। आपकी तीसरी किताब है वीर सावरकर जी के बारे में, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से आपको इंस्पायर हुआ के लिखना। देखिए, वीर सावरकर का अध्ययन, वीर सावरकर के बारे में छोटेपन से मुझे जानकारी थी। मेरे पिताजी हमेशा ही कहते थे कि वीर सावरकर को देश और कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया। ये मुझे छोटे से, तो मेरे बाद उनकी एक छवि बनी हुई थी वीर सावरकर की। पर उनका अध्ययन मैंने लेट शुरू किया। उनका अध्ययन मैंने शुरू किया 1996 में। अध्ययन जब मैंने शुरू किया तो उसी टाइम पे आइडिया मुझे आया ये कि वीर सावरकर क्रांतिकारी तो महान थे ही, लेकिन वीर सावरकर के जो भारत की एकता के उनके जो विचार हैं, अखंड भारत वाले जो विचार हैं, वो आज एक तरीके से प्राधान्य रखते हैं। ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था जब से, समझे कि देखिए भारत पे जितनी भी आपत्तियां आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 70 सालों में, उन सब की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। वो आसाम हो, पाकिस्तान हो, देश का विभाजन हो, आपका चाइना हो, इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो, ये सभी चीज़ों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने 60 से 80 साल पहले कर ली थी।
तो मैं उनको कहता हूं कि वीर सावरकर जो है, मुझे लगा उनको पढ़ने के बाद में, ही इज द नॉस्ट्राडेमस ऑफ इंडिया सो फार एज नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। उनको पहले से दिख जाता है कि प्रॉब्लम आने वाला है, कि जो भी आपत्तियां आई भारत पे गए 70 साल में, भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, आसाम हो, इन सभी चीज़ों की भविष्यवाणियां विनायक दामोदर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। इसके लिए मेरे किताब में मैंने कहा है कि वीर सावरकर जो हैं वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। भारत का विभाजन 47 में हुआ, 37 में उनको दिख गया था कि विभाजन होने वाला है, और भविष्यवाणी की है उन्होंने। मुझे 1937 में ही कर डाली थी, दिसंबर में, जब उन्होंने हिंदू महासभा के रूप में, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में जब कारोबार संभाला, और कर्नावती अहमदाबाद के अंदर जो स्पीच दिया उसके अंदर भी कहा हुआ है उन्होंने। हाँ, और दूसरा कि पाकिस्तान रोकने के प्रयास भी सब में ज़्यादा उन्होंने किए हुए, शक्ति उनकी कम थी। देखिए, जब उनको छूट मिली, जब उनको छोड़ा गया रत्नागिरी में, जब वो जहाँ पे नज़र कैद में थे, कहा गया कि आप संपूर्ण रूप से फ्री हो, आप रिहा हो, है ना, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेने की उनको जब परमिशन मिल गई ब्रिटिश सरकार की तरफ से, है ना, उस टाइम पे उनको, जब वो आए पब्लिक लाइफ में, तो कांग्रेस के 3 नेता इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस ने उनको न्योता दिया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। सावरकर ने उसको ना कह दिया। इसके लिए उन्होंने छोटी सी पार्टी हिंदू महासभा ज्वाइन की, जो कि हिंदुओं के हकों का हनन नहीं कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। तो सावरकर का जो हिंदुत्व है, इट इज ए कोड टू प्रोटेक्ट हिंदू कल्चर, इट इज नॉट ए वेपन अगेंस्ट अदर रिलीजन्स। और दूसरा कि वीर सावरकर का हिंदुत्व जो है वो है अनअलॉयड नेशनलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिन शर्ती राष्ट्रवाद, कोई भी कंडीशन बिगड़ का राष्ट्रवाद। उसमें धर्म भावना, प्रादेशिक भावना, जाति भावना, देश भावना से नीचे। आपने अपने किताबों के बारे में बात की, तो 3 फेज़ है, एक जर्नलिस्ट, एक ऑथर, अभी आपकी जो ये जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। आपको ये पद दिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पहले तो ये बताइए कि एक जर्नलिस्ट थे, और उसके बाद ये एक भारत सरकार में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, तो पहले तो क्या फीलिंग आई जब ये बात सुनने को मिली, और फिर आपने जब पहला दिन आपका कैसा था एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर? देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा दुविधा में था। देखिए, ये जो पोस्ट है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मगर ये पोस्ट जज की है, सेंट्रल आरटीआई कोर्ट में जज होता है, उसकी पोस्ट है ये। तो मैं पहले तो दुविधा में था। अच्छा, हालांकि लेना देना इसका इंफॉर्मेशन से, जर्नलिज्म में भी इंफॉर्मेशन मेन चीज़ है, समझे आप। फिर मुझे लग रहा था कि कैसा होगा ये, थोड़ा लेकिन पहले दिन मेरे मन में दुविधा थी। लेकिन आज जब मैं करीबन 20-21 महीने बिता चुका हूँ एज ए कमिश्नर, मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका मिला है मुझे देश की सेवा करने का। और मैंने एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक तरीके से इंफॉर्मेशन के संदर्भ में 2 काम किए हैं मैंने। एक तो मैंने जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं आरटीआई एक्ट का, उसको मैंने दूर करने का प्रयत्न किया है। और दूसरा कि जो सही माहिती लेके न्याय लेना चाहते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने का ही काम मैंने किया। मावड़कर जी, आपने अभी जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि मैक्सिमम केसेस आपके टेन्योर में सॉल्व हुए हैं, तो वो कैसे हुआ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्वांटिटी ठीक है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी। देखिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने 2 टाइप के चैलेंजेस हैं। एक, जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्लैकमेलर भी आते हैं इसमें, है ना, जो दुरुपयोग कर रहे हैं एक्ट का, उनको कैसे दूर रखना, वो दुरुपयोग न कर जाएं, वैसे जजमेंट पास करना। और दूसरा है कि जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन सीकर्स हैं, जिनको इंफॉर्मेशन मिलने से न्याय मिल सकता है, उनको पूरी तरह से न्याय कैसे दिलवाना है।
तो इसको मैंने एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है इसके अंदर। ज़्यादा मैं जहाँ तक मेरा, अगर मैं खुद का मूल्यांकन करता हूँ तो, और देखिए एक टेंडेंसी ही होती है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, कई लोगों की, कि सूचना न देना, है ना। उनको मैं बिल्कुल गार्ड पे रखता हूँ, ये कहते हुए कि ये जो एक्ट है वो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है, इसलिए आपको उसको फॉलो करना होगा। ये बात को मैं बहुत और उसमें सेक्शंस भी कभी कभी लोग गलत सेक्शन लगा देते हैं। जैसे 2F का एक सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करना, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड मोड है, फॉर्मेट है, मोड है रादर। तो उसमें कई बार ऐसा आता है कि भाई आप प्रश्न रूप में आप पूछ नहीं सकते। हाँ, द CPIO कैन नॉट क्रिएट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन जो जेन्युइन होती है, जो मांगी होती है, लेकिन वो पूछने का तरीका गलत होता है, तो उसको 2F करके ना बोल देते। तो मैंने उसका ये बनाया है कि भाई यू कैन नॉट रिफ्यूज लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, दो यू रिटेन द राइट टू टेल द एप्लीकेंट कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे, जब आप ये रूट को फॉलो करना, लेकिन आप टेक्निकल ग्राउंड का उपयोग करके जो वो माहिती मांग रहा है, सूचना मांग रहा है, वो सही सूचना को आप ना नहीं कह सकते। तो इस टाइप का मैंने प्रयत्न किया है, जो मैं समझ पाया। मैं भूतपूर्व पत्रकार था, तो मेरी एक समझ भी थी। एक प्रश्न ऐसा है सर कि नॉर्मली लोग जो RTI करते हैं वो कभी कभी इस तरह के RTIs भी आते हैं कि जो देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा खतरे में हो सकती है। तो इन दैट केस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस तरह से काम करता है और क्या होता है उस केस में? सेक्शन 8 के अंदर प्रोविजन है इन चीज़ों का, बहुत ईजी है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब आता है तो मैं तो राष्ट्र प्रथम की भावना से, भाई वीर सावरकर संबल प्रतीक है राष्ट्र प्रथम की, तो मैं उसमें मानता ही हूँ, राष्ट्र प्रथम इन ट्रू सेंस। तो मेरा तो हमेशा राष्ट्र प्रथम के रूप से ही मैं निर्णय लेता हूँ। मतलब अगर कोई ऐसा परसीव्ड खतरा दिखता है और जो नहीं है, तो मैं डिसीजन लेने में देर नहीं करता। ऐसा नहीं कोई ने बताया, कोई माहौल है कि भाई ये इस टाइप का ऑर्डर पास कर ये हो जाएगा, ऐसे मैं उसको देखता हूँ पहले। अगर सही में खतरा है, सही में दुरुपयोग हो रहा है RTI एक्ट का, तो मैं उसमें एक्ट करता हूँ। वरना मैं एक माहौल खड़ा किया हो, उसके प्रभाव में आके ऑर्डर गलत चेंज कर देना, वैसा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि किस टाइप के केसेस, इंडिविजुअल आते हैं या कोई कंपनी से आता है या NGO से आते हैं, किस टाइप के केसेस आते हैं ज़्यादातर RTI कैसे होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी निजी प्रॉब्लम्स के आते हैं। हाँ, प्रमोशन नहीं मिला मुझे, अन्याय हुआ, इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला, हम दोनों एक ही समकक्ष थे, ऐसे ज़्यादा केसेस आते हैं। दूसरे आते हैं हस्बैंड वाइफ के भी बड़े आते हैं। अच्छा, हाँ, वो बड़ा, वो कैसे? वो ऐसा आता है कि वाइफ है, धर्मपत्नी है, अलग हो गई है ना, वो कह रही है कि मुझे एलिमोनी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, और पेपर पे ये बता रही कि मैं कहीं नौकरी नहीं करती, पर सही में नौकरी कर रही है। अच्छा, उसको मालूम पड़ता है हस्बैंड को, तो वो संस्था में अप्लाई करता है जानने के लिए नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसमें मैंने एक निर्णय लिया है इसके अंदर कि भाई अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है कोर्ट को, तो हमें कोर्ट की मदद करनी चाहिए। तो हम उसमें सैलरी का ब्रेकअप नहीं बताते, सर्विस रिकॉर्ड नहीं बताते, लेकिन ग्रॉस सैलरी बता देते हैं। नौकरी कर रही है कि नहीं, और ग्रॉस सैलरी, दो चीज़ बता देते हैं जी। अभी हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं सर, तो मावलकर जी बताइए कि आपके शौक़ के बारे में। आपका शौक़ क्या है? मतलब आप जब फ्री टाइम होता है तो क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मेरे 3 विषय हैं मेरे, जो मेरे इंटरेस्ट के विषय हैं। एक तो इतिहास, तो सही इतिहास पढ़ना, और जो खिलवाड़ हुई इतिहास के साथ में उसको दूर करने का प्रयास करना। अपने अभी भी मैं आर्टिकल, अभी एज ए जज में कोई पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं लिख सकता, मैं दूसरे मुद्दों पे लिखता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मर ऑथर भी हूँ, और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ फॉर्मर, और मैं हिस्टोरियन भी हूँ, ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि 2 किताबें मैंने लिखी। माननीय नरेंद्र भाई को देखा यहाँ, गुजरात में देखा, फिर दिल्ली में देखा,
वही मेरा विषय रहता है हमेशा कि क्या डिसीजन ले रहे हो। मैं मानता हूँ कि जो मेरा अध्ययन है, एक बहुत बड़ा काम देश में हो रहा है, इतिहास इसका बहुत बड़ी इसकी इसको नोट करेगा बहुत बड़ी तरह से। फ्यूचर में, हिस्ट्री में जो काम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। पारदर्शिता का जो काम हो रहा है, जैसे जेम करके एक पोर्टल है प्रोक्योरमेंट के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, सरकार ने भी कभी क्लेम नहीं किया है। मैं ये कहूँगा कि ये जो पारदर्शिता और जवाबदेही के जो पूरा नया मॉडल खड़ा किया है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का, माननीय नरेंद्र भाई ने, मुझे लगता है कि इससे देश 2 लाख करोड़ रुपए साल के बचा रहा है, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपीस जो बिचौलियों के जेब में जा रहे थे, गलत लोगों की जेब में जा रहे थे। तो 2 करोड़, और आप देखिए कि दिल्ली के अंदर मिडिल मैन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही अब, बिचौलिया है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक वो है, तो वो मेरा एक विषय है। तीसरा है सावरकर और नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत काम में करता है। हाँ, तो ये 3 मेरा 3 या 4 समझो ना आप, कोर मेरे हो। उसके ऊपर मैं किताब पढ़ता रहता हूँ, लेख पढ़ता रहता हूँ, लेख लिखता रहता हूँ जी। और अंत में आप पहले तो जर्नलिस्ट ही है, तो आज जो हमारे युवा जर्नलिस्ट जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और अभी कुछ सालों में वो फील्ड में आएंगे, उनके लिए दूरदर्शन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो गरीबी हो, करप्शन हो, उसका एक ही मंत्र है भारत के नागरिक के लिए, इंक्लूडिंग पत्रकार, नेशन फर्स्ट। मैं अगर कोई निर्णय ले रहा हूं, मेरे हित में है लेकिन देश हित के विरुद्ध है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। और अगर नेशन फर्स्ट का जो मंत्र है वो अगर युवा पीढ़ी उठा लेती है, इंक्लूडिंग पत्रकार, जैसे पत्रकार की मैं बात करूं, है ना, कोई का मैं इंटरव्यू लेने गया, वो बड़े ओहदे पे, उसने मेरे से इनफॉर्मली कोई बात की, है ना, ये कहा कि आप इसको मेरे नाम से लिखना मत, पर मुझे आई एम फीलिंग टेम्पटेड, यू नो, कि मेरी स्टोरी में दम हो जाएगा, तो मैं उनको अंधे में रख के उनका नाम लिख देता हूँ। ये नेशन फर्स्ट के विरुद्ध है। एक स्टोरी करने के लिए कोई आदमी का आप करियर बिगाड़ रहे हो, ये गलत काम है। वैसे ही कई ऐसे थिंकिंग के लोग होते हैं जिनकी बात हम उठा लेते हैं, पत्रकार लोग, है ना, जो भारत की एकता अखंडता को पूरी तरह से समर्पित नहीं है, ऐसे लोग की बात उठा लेते हैं। वो तो देश के विरुद्ध का काम है। देश की एकता टूटे ऐसा एक कोई भी काम करना नहीं चाहिए। ये पत्रकार के लिए मेरा मेन संदेश होगा। दूसरा कि देश में गरीबी है, बड़ी स्पीड से गरीबी दूर हो रही है, लेकिन अभी भी है। तो जब भी रिपोर्टिंग करें तो हमारा जो वो समाज है जो वंचित है अभी भी, उनका ख्याल रखें। पर इन सब का मंत्र है नेशन फर्स्ट। अगर आप नेशन फर्स्ट का मंत्र अगर आप अपना लेते हो तो ये सब बातें अपने आप में उजागर हो जाएंगी। जी, तो उदय माहुरकर जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने जीवन के बारे में जो इतनी रसप्रद बातें की, इस बदल आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दर्शकों, ये थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऑथर और हिस्टोरियन उदय माहुरकर जी, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने जर्नलिज्म के क्षेत्र के बारे में बताया, आज जो जिम्मेदारी वो संभाल रहे उसके बारे में भी बात की, और अंत में अपने जो युवा पत्रकार है उनके बारे में उन्होंने बताया कि नेशन फर्स्ट का मंत्र अगर आप आगे रख के चलते हो तो आप जीवन में हमेशा आगे आओगे, लोगों से मान सम्मान भी मिलेगा। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले रविवार को फिर से एक नए अतिथि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।